आप अपने स्क्रीन पे जो मैप देख रहे हैं ये गोरखा जिले का है जो कि नेपाल में है। देखिए ये नेपाल का मैप है। नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नेपाल में 7 प्रोविंसेज हैं और ये जो पार्टिकुलर यहाँ पे प्रोविंस है उसका नाम है गंडकी प्रदेश। नदी के नाम पे है, गंडक के नाम पे। वहीं पे ये जिला है गोरखा जिला। ये गोरखा जिला अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इंडियन मीडिया में और नेपाल की मीडिया में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों है? क्योंकि इसी गोरखा जिले में एक गाँव है, गाँव का नाम है रुई गाँव। रुई गाँव, ये जो रुई गांव है बिल्कुल से नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे रहे, मतलब कहें कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, क्योंकि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है उस पर तो अब चाइना का कब्जा है। ये जो रुई विलेज है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि धीरे धीरे चाइना ने अपने प्रोजेक्ट के बहाने इस रुई विलेज पे पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है और नेपाल की टेरिटरी अपने में मिला ली है। और इसी न्यूज़ से शुरुआत होती है आज के हमारे 10 मिनट के लेक्चर की। चाइना एनक्रोचेज अपॉन एटलीस्ट 10 प्लेसेज इन नेपाल। एटलीस्ट 10 प्लेसेज, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये न्यूज़ कहाँ से आई है पहले ये देखेंगे। ऑब्वियसली ये नेपाल के गवर्नमेंट की न्यूज़ है तभी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा जो एक शी जिनपिंग है उनका एक डॉक्ट्राइन है पूरे वर्ल्ड में, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे। और साथ ही साथ चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, एक नए वर्ल्ड को रीऑर्डर करने की पॉलिसी है, उसको पढ़ेंगे। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके जो पॉइंट्स हैं आप आराम से मेंस में डालिए, एसए में डालिए और हो सकता है कि कुछ प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन वहाँ से बन जाए। तो ये हद से ज़्यादा लेक्चर है, आप इसको 10 मिनट तक पूरा कंप्लीट करें। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको जो है हमारी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो दे देता हूं। ये रहा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल का नाम। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी फैमिली का पार्ट बन जाएं। ऐसे भी आप हैं, वहाँ आ जाएंगे तो आपका फायदा है। सारा कुछ मटेरियल यहाँ पे फ्री है। और अगर इन कोर्सेज की अच्छी तैयारी के लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ 2 नंबर दिए हुए हैं, इन 2 नंबर में से किसी पे कॉल कर लें। और खास करके फिर जाके सोशल मीडिया पे हमें स्टडी फॉर सिविल्स को ट्विटर पे खास करके जरूर फॉलो करें। न्यूज़ ये है कि चाइना ने नेपाल का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसका सर्वे जो डिपार्टमेंट है, सर्वे का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है आज ही कल में। और वो रिपोर्ट जो है ओपनली हिंदुस्तान टाइम्स, ANI न्यूज़ सबके पास आ चुकी है। वहीं से हमारे इनपुट्स आए हैं। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चाइना ने नेपाल के लैंड के, नेपाल की टेरिटरी के कम से कम 10 प्लेसेस को अपने में कब्जा कर लिया है, उस पर एनक्रोचमेंट कर लिया है। और वो टोटल जो एरिया बनता है 33 हेक्टेयर का बन रहा है। वो नेपाली लैंड पे चाइना घुस गई है और अपने आप को मिला लिया अपने में। उसने बोला कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का पार्ट है और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन तो चाइना में है, तो चाइना में चला गया सारा लैंड 33 हेक्टेयर। ये हो ऐसे रहा है कि चाइना क्या कर रहा है कि तिब्बत में बहुत बड़े रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेकर आया है, रोड कंस्ट्रक्शन करा रहा है। उस चक्कर में चाइना साथ ही साथ क्या कर रहा है कि कई रिवर्स को डाइवर्ट कर दे रहा है। अब आपको पता है कि रिवर्स जो होती हैं, कई बार 2 नेशन के बीच में अगर रिवर हो तो उसकी एक नेचुरल बाउंड्री बनाती हैं। तो जैसे ही ये रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं तिब्बत में चाइना के, साथ ही साथ रिवर्स जो हैं जो कि तिब्बत से होकर नेपाल में जाते हैं, उनका हो जा रहा है डाइवर्सन। और जैसे ही वो डाइवर्सन हो रहा है, नेपाल की ढेर सारी लैंड जो है चली जा रही है चाइना में। और इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में चाइना क्या करेगा, जहाँ जहाँ लैंड उसने नेपाल का लिया है वहाँ अपने पुलिस लगा देगा। देखिए बॉर्डर आउटपोस्ट लगा देगा, जो कि अभी चाइना ने बहुत जगह नहीं लगाया है। और उसके बाद जो है नेपाल उस लैंड को कभी नहीं ले पाएगा। वही बात हो रही है कि डाइवर्टिंग द फ्लो ऑफ रिवर्स, और रिवर्स जो है एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं, तो आप रिवर को ही शिफ्ट कर दोगे तो नेचुरल बाउंड्री भी शिफ्ट हो जाएगी। यही जो फ्लो ऑफ रिवर्स है दैट इज ग्रेजुअली रिसीडिंग द नेपालीज टेरिटरी। जो नेचुरल नेपाल की टेरिटरी थी वो ग्रेजुअली रिसीड होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मैंने तो शुरुआत में आपको है सॉन्ग के साथ, तड़क भड़क के साथ जो दिखाया मैप, वो तो था आपके गोरखा डिस्ट्रिक्ट का एक रुई गांव। तो क्या एक ही जगह लिया है? नहीं, 10 जगह की रिपोर्ट में जो है मेंशन किया गया है। देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट ऑफ लैंड लिया है। 10 हेक्टेयर लैंड चले गए हैं हुमला डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ पे चाइना क्या कर रहा है कि अपर साइड में रिवर को डाइवर्ट किया है, जैसे कि आपका बागडेयर खोला रिवर है, करनाली रिवर है, तो आप जानते ही हैं करनाली रिवर, इनको डाइवर्ट कर दिया है। 6 हेक्टेयर लैंड जो है चाइना ने नेपाल के ले लिए हैं। कहाँ पे? रसुआ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे चाइना जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है तिब्बत में, और उसमें उसने डाइवर्ट कर दिया सिंजेन और भुरजुक और जम्बू खोला को, ये सारे रिवर्स को उसने डाइवर्ट कर दिया है। एक ये डिस्ट्रिक्ट है सिंधु पालचौक, यहाँ पे चाइना ने नेपाल का 11 हेक्टेयर ले लिया है। 9 हेक्टेयर लैंड जो है चाइना ने नेपाल का संकुवा सभा डिस्ट्रिक्ट में ले लिया। सारे रिवर को डाइवर्ट करके किया। देखिए सुमजोंग, कामखोला, अरुण रिवर्स यहाँ पे डाइवर्ट करके नेपाल से चाइना ने 9 हेक्टेयर लैंड ले लिया है संखू सभा डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्यूमेंट इतना ही नहीं बोलता, डॉक्यूमेंट नेपाल गवर्नमेंट को बोलता है कि देखिए अगर आपने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो आगे कई सारा लैंड है, कई सारा टेरिटोरी जो है आपका चाइना ले लेगा। जब 1960s में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो उस समय नेपाल ने कुछ एक्शन तो लिया। नेपाल ने एक्शन लिया कि अपने बॉर्डर को डिमार्केट करने के लिए उसने पिलर्स लगाए। देखिए इंडिया के साइड उसने 8,553 पिलर लगाए और नेपाल की साइड ओनली 100 पिलर्स लगाए। और वो क्या कर रहा है, मतलब चाइना की साइड 100 पिलर्स लगाए और वो पिलर्स भी चाइना क्या कर रहा है, एक एक करके उनके उखाड़ रहा है और गाँव को अपने कब्जे में लेके चल रहा है।
करेंटली देखिए नेपाल और चाइना का बॉर्डर कैसा है। आपको पता ही है कि नेपाल के नॉर्थ में है ना, और ईस्ट में चाइना का बॉर्डर है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 43 हिल्स हैं, कई सारे वहाँ पे रिवर्स हैं, वही नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती हैं। और दोनों कंट्री के बीच जो है 6 चेक पोस्ट है, लेकिन वो 6 चेक पोस्ट क्या किस लिए है, ट्रेड वगैरह के लिए है। चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ, 36 हेक्टेयर के आसपास जो है चाइना ने नेपाल का लैंड ले लिया। और इसकी रिपोर्टिंग आज नहीं हुई थी, इसकी रिपोर्टिंग तो बहुत पहले लास्ट ईयर ही हो गई थी, है ना, लास्ट ईयर ही हो गई थी। और केपी शर्मा ओली जो हैं आपके नेपाल के हेड, उनको बोला गया कि आपका लैंड जो है चाइना धीरे धीरे ग्रैब कर रही है ना। कुछ थोड़े बहुत स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, केपी शर्मा ओली ने चाइना से पैसे लेने के चक्कर में, इन्वेस्टमेंट लेने के चक्कर में इस बात को दबा दिया और उन्होंने अपना डाइवर्ट कर दिया पूरा अटेंशन कि ये जो लिम्पियादुरा है, लिपू लेक है और जो सुस्ता रीजन है इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, हम उस पर पूरा फोकस करेंगे, वो लैंड चाहिए। और चाइना उधर हड़पता जा रहा है, उसको उन्होंने बिल्कुल देखा ही नहीं। तो कई एनालिस्ट का ये कहना है कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है ना, अपनी कंट्री को बेच रहे हैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के नाम पे। अच्छा, चाइना का यही डिस्प्यूट है क्या इंडिया और नेपाल के साथ? नहीं, चाइना की बहुत सारी प्रॉब्लम है। चाइना की देखिए अभी ये स्टैंड ऑफ चल रही है वियतनाम के साथ, या हो चुकी है कभी मलेशिया के साथ, साउथ चाइना सी में ये तो चल ही रहा है। चाइना का क्या है कि ताइवान से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और रात के समय पे वहाँ पे वो ड्रिल करता है ताइवान स्टेट में। चाइना और ताइवान को जो स्टेट है, जो पानी का बहाव है जो डिवाइड करता है, उसको ताइवान स्टेट बोलते हैं। वहाँ पे चाइना नाइट टाइम ड्रिल्स करता है और जो ताइवान को धमकी देता है। और आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है यूएसए का देखिए दोस्त है, पार्टनर है। तो ऑस्ट्रेलिया जब भी चाइना के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो चाइना क्या बोलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो एक एग्रीकल्चर वाली है ना इकॉनमी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, फिर भी डेवलप्ड है। तो वहाँ से जो वाइन आता है, बीफ आता है, बार्ली आता है, और जो चाइनीज स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं, चाइना बोलते हैं इन सारी चीज़ों की धमकी कि हम सारी चीज़ों का जो बायकॉट कर देंगे। अब बताइए, चाइना उधर बोलता है कि बायकॉट कर देंगे, और इंडिया जब बायकॉट करने का बात करती है तो चाइना उस पर गुस्सा हो जाता है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। देखिए डबल स्टैंडर्ड इनका। और सुनिए, साथ ही साथ बीजिंग का एक और प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी। आपको पता है कि हांगकांग जो है न वो पूरा इंडिपेंडेंट है, न वो पूरा चाइना के अंदर है। आप चाहेंगे तो मैं इस पर अलग लेक्चर बता दूंगा कि हांगकांग और मकाओ का क्या स्टेटस है। तो वहाँ पे चाइना ने नया सिक्योरिटी लॉ लाया है ताकि ये सेमी ऑटोनोमस सिटी जो आपका हांगकांग, उसके प्रोटेस्ट को दबा दिया जाए। चाइना ने ये लाने की कोशिश की है। तो चाइना का बहुत जगह प्रॉब्लम है। इनफैक्ट चाइना के खुद के सिंजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम का प्रॉब्लम है, और कहा जाता है कि मुस्लिम को वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रही है। तो हमने बात की चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की। ये पॉलिसी आई क्यों है? देखिए, अभी जो सी जिनपिंग है उनका मन बहुत बड़ा हुआ है, ये चाइना पे बहुत टाइम रूल करना चाहते हैं और चाइना का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बट एट द स्टेक ऑफ लैंड ग्रैबिंग ऑफ अदर कंट्रीज, और बाकी कंट्री को बिल्कुल अपना दास जैसा बना लेना, बड़ा बड़ा लोन देके। तो यहीं से बात उठती है सी जिनपिंग डॉक्ट्राइन की, जिसको आप मेंस के आंसर में यूज़ करोगे, जरूरत पड़ेगी तो इंटरनेशनल रिलेशन में। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सी जिनपिंग डॉक्ट्राइन क्या होती है। देखिए, ऑफिशियली इसको बोलते हैं सी जिनपिंग्स थॉट ऑन सोशलिज्म एंड चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए न्यू इरा। मतलब हम दुनिया में सोशलिज्म फैलाएंगे, लेकिन चाइना वाला सोशलिज्म मतलब कि कम्युनिज्म, है ना, कम्युनिज्म। और न्यू एरा जो होगा वो चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक लेके चलेगा पूरे वर्ल्ड में, जब तक कि बाकी वर्ल्ड आपस में बिखरा रहे, चाइना डेवलप हो जाए और अपनी आइडियोलॉजी हर जगह फैलाए। ये जो डॉक्ट्राइन है देखिए, बस उसके कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये चाइना का स्टेट पॉलिसी भी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि हमारा ये डॉक्ट्राइन है कि हम सोशलिज्म अपने टाइप का और चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक का पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं। धीरे धीरे वो एक्सपेंशनिस्ट बनना चाहते हैं, सबको अपने अंदर लेना चाहते हैं। और ये डॉक्ट्राइन है सी जिनपिंग का अगले 30 साल के लिए। सोचिए, अगले 30 साल के इस डॉक्ट्राइन पे वो चलना चाहते हैं। तो चाइना इस डॉक्ट्राइन से करेगा क्या? चाइना ये चाहता है कि इस डॉक्ट्राइन से चाइना अपने कई गोल फुलफिल करेगा, जैसे कि चाइना में थोड़ी बहुत जो पॉवर्टी है वो खत्म हो जाएगी, चाइना का जो है कंट्री का मार्केट वो बहुत डेवलप हो जाएगा, चाइना की वर्ल्ड क्लास मिलिट्री होगी, और अल्टीमेटली चाइना जो है वर्ल्ड में पूरा लीड करने लगेगा, जब तक कि यूएसए और जो वेस्ट हैं वो पूरे दब जाएंगे चाइना से। इसी पॉलिसी का यूज कहा जाता है कि चाइना ने नेपाल में किया और नेपाल को पता नहीं चला केपी शर्मा ओली को। इसको बोलते हैं सी जिनपिंग डॉक्ट्राइन। क्या किया उन्होंने? पहले धीरे धीरे टाइज डेवलप किए, और चाइना ने बोला नेपाल की गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टी को, कि आप हमसे सीखिए कि गवर्नेंस कैसे करते हैं। बड़ी अच्छी मीटिंग वगैरह कराई। फिर क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वहाँ पे ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करेगा, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसा करेगा कि नेपाल कभी भी उस इन्वेस्टमेंट को, उस लोन को चुका नहीं पाएगा। तो अंत में क्या होगा, जैसे ही चाइना उसके लैंड पे कब्जा करेगी नेपाल की, तो नेपाल कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो लोन के तले दबा हुआ है। चाइना एक तरह से सूदखोर हो गया यहाँ पे, और जो नेपाल हुआ वो सूद लेने वाला हो गया, जिसके पास की चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या करेंगे, अपना लैंड दे देंगे, और नहीं भी देना चाहे तो चाइना कब्जा करे तो चुपचाप बैठ जाएंगे। तो वही जो है नेपाल ने अभी चुपचाप बैठने वाली हरकत की है। यहाँ पे साथ साथ ये देख लेते हैं कि अलग अलग लोगों के रिएक्शन क्या है इस बारे में, ये विशेषज्ञों का कहना क्या है। देखिए, एक लोबसांग सेंगे को आप आज से याद रख लीजिए। लोबसांग सेंगे कौन है? ये है प्रेसिडेंट तिब्बतन गवर्नमेंट, जो आपके एग्जाइल में है, जो आपके धर्मशाला में है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं एग्जाइल में तिब्बतन गवर्नमेंट के, उनका जो नाम है लोबसांग सेंगे है। उन्होंने ये कहा है कि चाइना का एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना प्लान है, उसको बोलते हैं 5 फिंगर्स प्लान। तो आज से आप ये भी सीख लीजिए कि 5 फिंगर्स प्लान क्या है।
जैसे ही चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था 60s में, तो चाइना के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने ये बोला कि हमारा जो है एक 5 फिंगर प्लान है। 5 फिंगर प्लान में 1 2 3 4 5 ऐसे बना दीजिए। 5 फिंगर प्लान में जो तिब्बत है, जो तिब्बत पे उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया, वो जो है उसका पाम है। अब अलग अलग डायरेक्शन में 5 फिंगर जाएंगी। पहला फिंगर जाएगा लद्दाख की तरफ, आप देख सकते हैं लद्दाख में लड़ाई चल रही है। दूसरा फिंगर जाएगा नेपाल की तरफ, आपने देखा नेपाल में इंक्रोचमेंट हुआ। तीसरा फिंगर जाएगा भूटान की तरफ, भूटान में डोकलाम इशू हुआ था। चौथा फिंगर जाएगा सिक्किम की तरफ, सिक्किम की तरफ भी तो नाथुला पे चलता ही रहता है इशू। और पांचवा फिंगर जो है अरुणाचल प्रदेश जाएगा। तो समझ रहे हैं ऐसे 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 जो है चाइना के ऐसे हाथ बढ़ रहे हैं, पंजा बढ़ रहे हैं, और बीच में जो इस पंजे में है वो तिब्बत है। यहाँ पे आपका लद्दाख हो गया है ना, दूसरा जो हो गया उसके बाद नेपाल हो गया, तीसरा हो गया यहाँ पे भूटान हो गया, चौथा हो गया सिक्किम हो गया, और पांचवा फिंगर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसको कि चाइना क्लेम करती है। ये जो 5 फिंगर जो प्लान है उनका, ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, आप इस लेक्चर से सीखिए। आप इसको जो है मेंस के आंसर में या ऐसे वगैरह में बिल्कुल यूज करिएगा। उनका कहना है लॉबसांग सेंगे का, जैसे नेपाल में आज चाइना घुस रहा है, सिमिलरली उसने तिब्बत के साथ किया था। पहले उन्होंने एक रोड बनानी शुरू की कि डेवलपमेंट करना है तिब्बत का, तिब्बत के लोग काफ़ी दूर हैं, दूर दराज में, माउंटेन एरिया में, तो चलो रोड बना देते हैं, प्रॉस्पेरिटी आएगी। जैसे ही रोड बना तो उस रोड से प्रॉस्पेरिटी नहीं आई, ट्रक्स आए, टैंक आए, गन्स आए, और पूरा धीरे धीरे जो है उन्होंने पूरा तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और दलाई लामा जो है वहाँ से भाग चले, इंडिया में उन्होंने शरण ले लिया। अब यही चीज़ उनका कहना है लॉबसांग सेंगे का कि यही चीज़ जो है अब नेपाल के साथ होने वाली है। नेपाल धीरे धीरे पूरा जो है चाइना के अंदर मिला लिया जाएगा। इनफैक्ट ये बात आपके जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी कहा था। योगी आदित्यनाथ जी ने नेपाल को बोला था कि आप जो चाइना के साथ इतना घुल मिल रहे हो ना, कल को आपके जो है ज़मीन पे वो कब्जा कर लेगी। लेकिन जो केपी शर्मा ओली हैं वो बहुत गुस्सा हो गए इस बात से, और बोला उनको, हमारे सीएम है यूपी के, कि आप जो है हमें धमकी मत दो। तो लास्ट स्लाइड में आप ये सीखिए कि चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है। चाइना क्या करता है कि पहले किसी गरीब कंट्री को चुनता है, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, और उनको बहुत बड़ा ह्यूमंगस लोन देता है, बहुत सस्ते रेट पे देता है, लॉन्ग टाइम के लिए देता है। तो वो कंट्री जो है लोन ले लेती है कि चलो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट खुश हो जाती है। लेकिन उसके बदले में जो कंडीशन डालती है वो बड़ी खतरनाक होती है। पहले तो कंट्री सोचती है कि डेवलपमेंट हो जाएगा, हम लोन चुका देंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, सबके साथ चाइना ने यही किया है। फिर जैसे ही वो कंट्री ऐसी कंडीशन में आती है कि लोन को नहीं चुका सके, चाइना क्या करता है कि उसकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना शुरू करता है। लास्ट ईयर ही क्या हुआ था कि केपी शर्मा ओली को चाइना ने बोला कि आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आ जाइए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो मान गए कि चलो ठीक है आ जाऊंगा। उसके बाद चाइना ने क्या किया, नेपाल को कितना दिया देखिए, 2.75 बिलियन जो है डॉलर दिया ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट के लिए, जो कि सस्टेनेबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है। आपकी कनेक्टिविटी हो गई तो क्या, आपको 1 हफ्ता लगेगा आने जाने में। लेकिन नेपाल मान गया है ना, नेपाल मान गया कि ठीक है ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट बनाइए, 2.75 बिलियन डॉलर दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। बाद में जो है ये सी जिनपिंग जो है वहाँ पे आए भी थे हिमालयन स्टेट मतलब नेपाल में, वहाँ पे ये प्रॉमिस दिया था, तो नेपाल ने ले लिया पैसा। अक्टूबर लास्ट ईयर में फिर क्या हुआ कि चाइना ने बोला कि 500 मिलियन डॉलर जो है एड में देंगे नेपाल को, है ना, मदद में देंगे। कंडीशन ये हो गई कि फर्स्ट क्वार्टर जब आया फिस्कल ईयर 2019-20 का, तो जितना भी एफडीआई नेपाल में आया है उसका 93% जो चाइना से आया है। और साथ ही साथ फर्स्ट क्वार्टर में देखिए एज इट पेज वूपिंग 88 मिलियन इन द फर्स्ट क्वार्टर, इतना ज़्यादा दे दिया कि 93% जो नेपाल में आज एफडीआई है वो चाइना का है। ये चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है कि आपको हम बहुत सारा कर्ज देंगे, चुका नहीं पाओगे तो आपकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर जो है फिनिश होता है। आपने इंटरनेशनल रिलेशन के कई सारे कॉन्सेप्ट समझे। अब जो आप कॉमेंट में मुझे ये बताइए, मैंने आपको बोला कि नेपाल के 7 प्रोविंसेज हैं, तो नेपाल जो है काला पानी को, लिम्पियादुरा को अपने किस प्रोविंस के किस डिस्ट्रिक्ट में क्लेम करता है, आप मुझे ये बता दीजिए। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए, एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि चाइना का स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स थ्योरी क्या है, और उसके अंदर अगर आपको पता है तो कौन कौन से पोर्ट हैं इंडिया के अराउंड, आप ये बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने कल सारे कमेंट पढ़े हैं, और जिन लोगों ने मुझे जो कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मैंने सबके कमेंट जो है अपने प्राइवेट अकाउंट से मैंने सबके कमेंट लाइक किए हैं। तो आप कमेंट जो है उसको ऑन रखिए, कमेंट में हमारे साथ इंटरैक्ट करिए। मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, और कई लोगों के कमेंट एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, कई लोगों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और मुझे कई चीज़ें खुद भी सीखने को मिली हैं। तो आप उसको जो है कंटिन्यू करके रखिए। बाकी बहुत लोगों ने पूछा कि मेरा मीडियम क्या था यूपीपीसीएस या यूपीएससी में। मेरा मीडियम देखिए इंग्लिश था। मैंने पढ़ाई की है 12वीं तक हिंदी में, प्रॉपरली हिंदी मीडियम में, लेकिन बाद में मैंने इंजीनियरिंग की है इंग्लिश में, तो मैंने इंग्लिश मीडियम रखा था। फिर कुछ लोगों ने ये पूछा कि मेरा जो है ऑप्शनल क्या था। प्रीवियसली मैंने जो अटैम्प्ट लिया था वो साइकोलॉजी से लिया था, और अभी जो मेरा करंट अटैम्प्ट था यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में या बिहार बीपीएससी भी मैंने दिया हुआ मेंस, इन सारे में मेरा जो ऑप्शनल था वो बॉटनी था। तो आपको अगर बॉटनी में या साइकोलॉजी में कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट में बता देना, मैं जो है किसी तरह आपको अप्रोच कर लूँगा, या कैसे भी आपको दे देंगे वो साथ, है ना। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, धन्यवाद। कमेंट करिएगा, बताइएगा मेरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो बारे में तो वो भी बताइए।